हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब आप क्लास 9th में जा चुके हैं। आपका क्लास 8th फिनिश हो गया और 9th में थोड़ा आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना होगा साइंस को। क्लास 8 के कंपैरिजन में 9th की जो साइंस है थोड़ी ज़्यादा डेप्थ है। और इस साल जो है आपको टोटल जो चैप्टर मिलने वाले हैं वो 15 चैप्टर मिलेंगे साइंस में, जिसमें से बायोलॉजी जो है आपके 5 चैप्टर्स हैं। और बायोलॉजी में आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होगा ये। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्लासेस आपके अभी हो रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पे, ये इन क्लासेस को आप प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नोट्स बनाना ही होगा आपको, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले बता दूं कि पूरे अर्थ पे अभी तक जो है एस्टिमेटेड जो है ऑर्गेनिजम्स के जो नंबर हैं वो है 1.7 to 1.9 मिलियंस, ठीक है। दैट मीन्स कि अर्थ पे टोटल जो अभी तक काउंट है या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो उनके नंबर कितने हैं, 1.7 to 1.9 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स टोटल, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं बट ये एस्टिमेटेड है जिसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं 1.7 to 1.9 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट स्कॉलर जो है इनके टाइम टू टाइम स्टडी किया है इसके बारे में। जो भी साइंस है या इसकी जो भी बायोलॉजी है उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जो हम चैप्टर्स में पढ़ते हैं अलग अलग क्लासेस के चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये जो आपका ऑर्गेनिजम्स की जो पूरी बायोलॉजी है या उसकी पूरी साइंस है, इसको जानने के लिए आपको बता दूं कि पहले तो कैटेगराइज भी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। कैटेगराइज करते हैं, लेकिन कैटेगराइज करने के बाद फिर से आपको डेप्थ में स्टडी करना हो, उसका स्ट्रक्चरल स्टडी करना हो, उसका फंक्शनल स्टडी करना हो, तो आपको टूल्स की ज़रूरत होती है। वैसे मैं पहले बता दूं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एक रफली जो इस चैप्टर में ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया गया है वो उसकी 2 कैटेगरी हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और सेकेंड कैटेगरी आपकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1.9 जो मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसको रफली कैटेगराइज किया गया है आपके इस चैप्टर में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। और कैटेगरी क्या है आपकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये 2 कैटेगरी हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपके सामने एग्जांपल्स क्या है, अमीबा है, क्लोरेला है, क्लाइमेडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ठीक है। और इनको फर्दर आप अलग अलग किंगडम्स में भी मेंशन कर सकते हैं, बट अभी इस चैप्टर में रिक्वायर्ड नहीं है। आने वाला जो चैप्टर्स है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे आप किंगडम्स भी मेंशन करेंगे हर एक एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। अभी आपको नीड नहीं है, अभी आपको सिंपली ये मेंशन करना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो कौन कौन से हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं बट एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही फोकस करने होते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको मैं बता दूं, फंगस है, प्लांटी है, एनिमिलिया है, ये मल्टीसेलुलर, इसमें जो भी आएंगे वो मल्टीसेलुलर ही आएंगे। फंगस कोई भी होगा मल्टीसेलुलर होगा। एक्सेप्शनली ईस्ट जो है वो क्या है आपका यूनिसेलुलर है, ठीक है। बट मोस्टली जो फंगस होंगे वो क्या होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। प्लांट्स भी क्या होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे आपके, और एनिमल भी क्या होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। फिर से मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स की जो भी क्लासेस चल रहे हैं इसको सिंसियरली करिए आप क्लासेस, क्योंकि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा किसी को पता नहीं है, ठीक है। और आप नोट्स बनाने पर ध्यान देंगे, उसको रिवीजन भी करेंगे ताकि हम पीरियोडिकली आपका टेस्ट लेके आपका इवैल्यूएशन हम कर सकें कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स आपके नहीं देख रहे होंगे यूट्यूब पे ये वीडियोस, उनको भी बोलिए कि वो क्लासेस जो है अपना कंटिन्यू करें, ठीक है। जो भी क्लासेस हो रहे हैं आपके, जो स्कूल टीचर्स ले रहे हैं या जो फाउंडेशन क्लासेस चल रहे हैं उनकी क्लासेस रेगुलर करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आपका एटलीस्ट कम से कम आपका बेस स्ट्रांग होगा,
ठीक है, तो फिर से हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर जो है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें मैंने ऑर्गेनिजम्स को रफली कैटेगराइज कर दिया, और कैटेगराइज करने के बाद से आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी आपको करनी है डिटेल, ठीक है, तो आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स की ज़रूरत होती है, डिफरेंट टाइप के टूल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये टूल्स कहाँ से आ गया, ये तो हमने पहली बार सुना, बायोलॉजी में टूल्स क्या है, ठीक है, फर्स्ट टाइम सुना कि बायोलॉजी में टूल्स क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, टूल्स आपने पहले भी सुना है, और टूल्स एक्चुअली क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेक्निक होते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स या उसके सेल्स के स्टडी करते हैं, और स्टडी भी डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ माइक्रोस्कोप ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और उस इंस्ट्रूमेंट से जो है आप ऑर्गेनिजम्स के या ऑर्गेनिजम्स के सेल्स की स्टडी करते हैं। सिमिलरली और भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिजम्स के सेल्स या उनके पार्ट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी आपको लिस्ट मिलेंगी, ओके। मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंट टाइप के टूल्स जो हैं आपके इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, और इस टूल्स में जो मेन जो टूल है वो क्या है, आपका माइक्रोस्कोप। क्या है? माइक्रोस्कोप। आप जब अलग अलग पैराग्राफ चेंज करेंगे तो डिफरेंट टाइप के आपको माइक्रोस्कोप बीच बीच में आपको मिलने वाले हैं। मैंने सामने जो आपके बोर्ड पे जो माइक्रोस्कोप का सीक्वेंस लिखा है, वो सीक्वेंस जो है आपका अकॉर्डिंग टू 9th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है ये सीक्वेंस, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो है माइक्रोस्कोप हैं जो टाइम टू टाइम इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, इन्वेंट हुए हैं, बट वो ऑर्डर में आपको नहीं लिखा है। वो लिखा है जो आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में बार बार आपको मिलेगा, और ये इन्वेंशन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, यूजर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। जैसे जो फर्स्ट जो आपका माइक्रोस्कोप है वो है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है जिकारिस, जेंसन एंड हैंस ने बनाया था, 1590 में बनाया था, ठीक है, 1590। सेकेंड आपका क्या है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने बनाया था 1664 में, और ये जो माइक्रोस्कोप है ये सेल्फ डिजाइन था। रॉबर्ट हुक ने अपने स्टडी के डिमांड के अकॉर्डिंग ये माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, ठीक है। सिमिलरली एंटोनी फिलिप्स वॉन लीवनहॉक ने भी अपने अकॉर्डिंग एक माइक्रोस्कोप बनाया, जिसको बोलते हैं क्या हम, लीवनहॉक्स माइक्रोस्कोप्स। ये आपके एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। ये एक डायग्राम माइक्रोस्कोप का दिया हुआ है, उस डायग्राम के नीचे आपको ये माइक्रोस्कोप का नेम आपको मिलेगा। और ये जो है माइक्रोस्कोप एंटोनी लीवनहॉक ने 1675 में डेवलप किया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको मिलेगा वो है आपके बुक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है डेवलप किया नल एंड रुस्का ने 1938 में। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये बताया मैंने आपको माइक्रोस्कोप के ऑर्डर बताए जो आपके बुक्स में जिस सीक्वेंस में मेंशन है, और जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत होगा मैं इसको वहाँ पे रेफर करूँगा। माइक्रोस्कोप के क्लासिफिकेशन में कुछ बेसिक्स में बता दूँ आपको। माइक्रोस्कोप के क्लासिफिकेशन में कुछ बेसिक बता दूँ। आप बुक में या कभी ऐसे कोई साइड बुक आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एक नेम लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये एक अलग कैटेगरी है लाइट माइक्रोस्कोप की, जिसका दूसरा जो नेम है वो क्या है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसी का सेकेंड नेम है। और लाइट माइक्रोस्कोप को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। और देन आपका क्या आ जाएगा, आपका कंपाउंड
ठीक है। ये 2 टाइप्स के जो है आपको दिख रहा है माइक्रोस्कोप, सिंपल और कंपाउंड। ये दोनों किसके टाइप हैं? लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के टाइप्स हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में ये मिलेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो मैंने यहाँ पे पहले मेंशन किया है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो पहली बार जाना कि कंपाउंड को आप लाइट बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं, कंपाउंड को आप लाइट माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, इवन आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं। जूनियर सेक्शन में क्या है, आप कंफ्यूज रहते हैं कि लाइट कौन है, ऑप्टिकल कौन है, कंपाउंड कौन है, सिंबल क्या है। ये आपको मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। और आपको बताऊं, इसके अलावा भी बहुत सारे आपको माइक्रोस्कोप मिलेंगे, जिसमें से आप अगर एक नेम आपको शायद आपको किसी चैप्टर में मिल जाए, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप साइड बुक्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप ये आपके सिलेबस में मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रोस्कोप हैं, लेकिन अभी आपको यही पढ़ना है, 4 ये पढ़ने हैं, 4। ठीक है, देन एक एक्स्ट्रा आप जान लीजिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और ये जो है मैंने ये क्लासिफाई किया है लाइट माइक्रोस्कोप को। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के 2 टाइप्स है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बता दूं कि बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एक सिंगल लेंस यूज होगा। ठीक है, सिंगल लेंस यहाँ यूज होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लेंस यूज होंगे, और जब बहुत सारे लेंस यूज होंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे आप इसको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो क्या था? वो टूल्स के बारे में था। और अभी जो आगे आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके बुक में एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिया हुआ है। आपके बुक में एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिया हुआ है। और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर लेक्चर्स जो हैं वो रॉबर्ट हुक के अकॉर्डिंग या रॉबर्ट हुक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादातर डिस्कशन में आपको रॉबर्ट हुक से स्टार्टिंग होती है सेल चैप्टर की। मैं रॉबर्ट हुक से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल पे स्टडी किया उस सेल तक हम कैसे पहुँचेंगे। और एनसीईआरटी में भी एक हेडिंग के फॉर्म में दिया हुआ है, सो दैट मैं इसको अभी बताना चाह रहा हूँ, रॉबर्ट हुक की पूरी स्टडी से पहले बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के स्टडी से पहले जो आएगा वो क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन के फॉर्म में मेंशन है। वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे बने हुए हैं, वो कैसे बने हुए हैं। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट यूज किया गया है, और इस एक्सपेरिमेंट में ये यूज किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आज अचानक क्लास के टाइम पे ऑनियन लेके आ गए। तो सही बात है, आज ऑनियन का यूज है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में करने के लिए ऑनियन का यूज किया गया है। ये एक्चुअली में क्या है? ऑनियन बल्ब है, और ऑनियन बल्ब से आप एक लेयर निकालेंगे। ऐसे आपने एक लेयर निकाला, एक लेयर निकाल दिया। ठीक है, ये जो लेयर है इसका क्या करने वाले हैं? इसके सेल्स की स्टडी करने वाले हैं। सेल्स की स्टडी करने के लिए क्या करेंगे? पहले सेल्स इस ऑनियन के लेयर से एक जो है आप लेयर निकालने वाले हैं, जो कॉन्वेक्स सरफेस से आप लेंगे। आप क्या करेंगे? कॉन्वेक्स सरफेस से आप लेंगे, तो ऐसे एक लेयर आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे एक आपको लेयर के फॉर्म में आपको मिलेगा। इसी लेयर के अंदर आपको सेल की स्टडी करनी है। इसी लेयर के अंदर आपको सेल की स्टडी करनी है। इस लेयर को अब आप फिर कहाँ लेने वाले हैं? इसको लेंगे एक वॉच ग्लास में लेंगे, वॉच ग्लास में ऐसे डाल देंगे। ठीक है, ऐसे रख दिया, पुट ऑन वॉच ग्लास। देन आप इसको श्रिंक करने या इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए क्या करेंगे? इसमें थोड़ा वाटर डालेंगे। क्या डालेंगे? वाटर। और वाटर डालने के बाद क्या होगा? ये पूरा इसका जो लेयर है वो एक यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में बना रहेगा। वो श्रिंक नहीं करेगा, वो कोलैप्स नहीं करेगा, और ऐसा होगा तो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? फॉरसेप्स से लेंगे, फॉरसेप। ठीक है, फॉरसेप्स लिया और फॉरसेप्स से इसको क्या किया?
इसको पकड़ा, ऐसे पकड़ने के बाद इसको कट किया, एक छोटे स्मॉल पीस में इसको कट कर दिया, ताकि आप जब इसको ग्लास स्लाइड पे रखें तो स्लाइड पे रखने के बाद इसकी साइज जो है ग्लास साइड पे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने लेयर ज़्यादा बड़ा निकाल दिया तो पूरा लेयर की स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप इसको जो है फोर्सेप के हेल्प से और फोर्सेप के हेल्प से इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसका वो टुकड़ा जो है आप उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन वो जो पीस या टुकड़ा आप लेने वाले हैं वो टुकड़े को क्या आप माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो वो दिख जाएगा आपको? नहीं, वो नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाई का यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि कलरिंग एजेंट्स का यूज करना होगा। कलरिंग एजेंट्स वो कौन सा यूज करेंगे आप? सैफरनीन जो है कलरिंग एजेंट्स यूज करेंगे। और कलरिंग एजेंट्स यूज करने का बेनिफिट है कि जो भी सेल है वो सेल के अंदर जो पार्ट्स है वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होके आपको दिखेंगे, ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, आप इजीली उनको देख सकते हैं। इस सैफरनीन के यूज करने की वजह से क्या है, उसको इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप डाई इस्तेमाल कर देते हैं, डाई इस्तेमाल करने के बाद से एक कवर स्लिप लास्ट में आप डालते हैं। ठीक है, आपने किया क्या था, एक ग्लास साइड लिया था, उसमें स्मॉल पीस लिया था, स्मॉल पीस के बाद आपने सैफरीन डाला था। सैफरीन के बाद एक सर्कुलर या स्क्वायर के फॉर्म में एक कवर स्लिप आता है और उस पर आप क्या करते हैं, उसको माउंट कर देते हैं। माउंट करने के बाद से ये जो आपका स्लाइड है विथ कवर स्लिप, ठीक है, और साथ में इसमें क्या है आपका पीस ऑफ ऑनियन लेयर है। ठीक है, इसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नीचे का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप स्लाइड को रखते हैं, वहाँ पे इसको रखते हैं और फिर जो है ऑकुलर लेंस के हेल्प से जो आपका आई पीस है वहाँ से आप देखते हैं तो आपको जो है छोटे छोटे आपको यूनिट्स दिखेंगे, जैसे कि मैं आपको बनाने वाला हूँ आपके सामने। ऐसे आपको मिलेगा स्ट्रक्चर आपको। ठीक है, और ये एक जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सर्कल में, ठीक है, सर्कल एक मार्क करके आपको एक एरिया डिफाइन कर रहा हूँ। ये क्या एक सेल है, ठीक है, ये भी क्या एक सेल है और बी सेंटर में एक डार्क दिख रहा होगा आपको, डार्क। ये क्या है, एक्चुअली में ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमने क्या किया, ऑनियन के एक लेयर को निकाला और उसमें सेल्स के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड आई। इस एक्सपेरिमेंट में आपने और भी बहुत सारी यूजेस टूल्स का यूज़ किया जो आपने शायद ध्यान ना दिया हो। आपने फॉर्सेप भी यूज़ किया, वॉश ग्लास भी यूज़ किया, वाटर भी यूज़ किया, ब्रश भी यूज़ किया। ब्रश इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो आप ऑनियन की लेयर निकाल रहे हैं उसको प्रॉपर आपको फैलाने के लिए जो है ब्रश का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कलरिंग एजेंट में आपने क्या यूज़ किया, सैफरनीन यूज़ किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ पूरे प्रोसेस को। आप क्या लेते हैं, आप ऑनियन लेते हैं, ऑनियन का एक लेयर निकालेंगे। एक लेयर निकालने के बाद इससे इसके कॉन्वेक्स लेयर से आपको फिर से एक लेयर मिलेगा। उस लेयर को क्या करेंगे, आप उस लेयर को वॉश ग्लास में रखेंगे। फिर वॉश ग्लास में आप थोड़ा वाटर लेंगे। वाटर लेने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो ऑनियन के लेयर है वो आपस में कोलैप्स नहीं करेंगे, आप आपस में वो स्टिक नहीं करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या यूज़ करते हैं, वॉश ग्लास के साथ साथ आप वाटर, मैंने बताया आपको वाटर डालेंगे। वाटर जो है उसकी कोलैप्सिंग को रोकेगा। फिर कुछ टाइम के बाद फॉर्सेप का यूज़ करके आप क्या करते हैं, उसके छोटे से पार्ट कर लेते हैं। और पार्ट कर इसलिए करते हैं क्योंकि हमको आगे फर्दर क्या यूज़ करना है, ग्लास स्लाइड यूज़ करना। और ग्लास स्लाइड की एक पर्टिकुलर एक उसका एरिया होता है, उस एरिया में वो सैंपल आपका ऑनियन का एडजस्ट हो जाए, इसके अकॉर्डिंग आप उस साइज का आप ऑनियन का लेयर लेंगे। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, इसको आप ब्रश से इसको लेके ब्रश से इसको थोड़ा सा इसके पूरे एरिया को कवर करेंगे ताकि हम आपको जो इमेज जो मिले आपको इमेज वो क्लियर मिले आपको। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसमें आप सैफरीन डालेंगे। सैफरीन क्या करेगा, सैफरीन जो है और वो कलरिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, हर एक पार्ट को
क्लियर विजुलाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और फाइनली आप क्या करेंगे, इस स्लाइड को के ऊपर एक कवर स्लिप लगाएंगे, एक कवर स्लिप लगा देंगे। ठीक है, ताकि आपका ये जो भी ऑनियन का जो सैंपल है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और डालने के बाद इसको माइक्रोस्कोप के प्लेटफॉर्म पे लगा देंगे, माइक्रोस्कोप के प्लेटफॉर्म पे लगा देंगे। फिर आई पीस मतलब जहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करते हैं वहाँ से जब आप देखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, तो आपको जो है इस सैंपल में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। और इस स्ट्रक्चर को किसके हेल्प से देख रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया ऑनियन के पूरे एक्सपेरिमेंट में, उससे आपको क्या मिला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो बेसिक जो यूनिट है, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। और जो आप मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, उसका आंसर आपको मिल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है। इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने आपको बताया कि सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है, और सेल से ही ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। ठीक है, और सेल्स को बनाने वाला जो होता है वो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्स को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये आपका जो है एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फिनिश हो रहा है। मैंने एक प्रैक्टिकल बुक के फॉर्म में इसको मेंशन भी किया था, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। मैंने एक्सपेरिमेंट लिखा है, फिर एम लिखा है, एम में मैंने लिखा है टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ठीक है, देन रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं, जैसे कि आप यूजुअली एक्सपेरिमेंट की कॉपी में आपको मिलेगा ऐसा। रिक्वायरमेंट्स में ओनियन बल्ब्स है, फॉर्सिप है, वॉश ग्लास है, वाटर है, ब्रश है, सैफरीन है, कंपाउंड आएगा। ये आपको मैंने आपके सामने लिख दिया। अब बारी आती है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो स्टार्ट क्या होता है, रॉबर्ट हुक का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रॉबर्ट हुक का एक्सपेरिमेंट। रॉबर्ट हुक जो है एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, वो क्या थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। और रॉबर्ट हुक ने एक अपना सेल्फ मेड, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप बनाया, एक सेल्फ मेड और सेल्फ डिजाइंड एक माइक्रोस्कोप बनाया, और उस माइक्रोस्कोप से सेल्स की स्टडी की। ठीक है, और कैसे किया मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में किया था पूरे टॉपिक को, वैसे यहाँ पे रॉबर्ट हुक के जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी मैं यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक जो है बॉटल उनको मिला था, उस बॉटल का जो कैप था, ठीक है, ऊपर का टिप पार्ट, ठीक है, ऊपर का टिप पार्ट, वो जो टिप पार्ट था वहाँ पे एक जो है कॉर्क लगाया हुआ था। क्या लगाया था, कॉर्क लगाया गया था उसको बंद करने के लिए। ठीक है, इसको लिया। ठीक है, ये क्या था, कॉर्क था। और आपको पता है कि कॉर्क कहाँ से मिलेगा, कॉर्क मिलेगा बार्क ऑफ ट्री से। ठीक है, मतलब कि ट्री का वो पार्ट जो ओल्ड हो जाता है, ठीक है, जो मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है, उसमें सेल वॉल जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, वो आपका क्या पार्ट है, बार्क ऑफ ट्री है। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री है, और वहाँ से कॉर्क बनाया जाता है। और कॉर्क जो है वो उस बॉटल को कवर करके, उसके टिप को कवर करके रखा होता है ताकि इसके अंदर एयर ना जा सके। तो इस जो है कॉर्क को निकाला। ठीक है, इसके फाइन स्लाइस बनाए, फाइन स्लाइस बनाए इसको, और बनाने के बाद से जो है स्लाइस, मतलब स्लाइस ऐसा होना चाहिए कि इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकें। ठीक है, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, उसका जो भी स्लाइस हो, ऐसा नहीं कि कहीं पे मोटा या पतला हो, मतलब एक यूनिफॉर्म लेयर की फॉर्म में हो, और फिर आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। और रॉबर्ट हुक ने भी ऐसा ही किया था। तो स्लाइस लिया, और स्लाइस लेने के बाद से क्या किया, उसको देखा तो उसमें कैसा दिखा स्ट्रक्चर। एक्चुअली में उसमें दिखा ऐसा स्ट्रक्चर कि जो पूरा कॉर्क का जो वो स्लाइस था या वो लेयर था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स देखें, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स देखें। और वो यूनिट्स दिखने में कैसे थे, वो यूनिट्स दिखने में कैसे थे, वो यूनिट्स दिखने में थे हनी कॉम्ब की तरह। कैसा, हनी कॉम्ब की तरह। आप मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, डिस्कवरी वगैरह या हिस्ट्री टीवी चैनल पर देखा होगा, मधुमक्खी, या बहुत सारे मूवीज में भी देखा होगा।
तो वहाँ पे हनीकॉम्ब जो है मैं आपको देखता है बहुत छोटे छोटे स्मॉल जो यूनिट्स हैं, और ऐसा ही जो है कॉर्क के अंदर भी बहुत छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स दिखे, और वो एक्चुअली में स्मॉल यूनिट्स क्या थे, वो सेल थे। वो क्या थे, वो सेल थे वो, ठीक है ना। और ये जो सेल आपका टर्म है ये डायरेक्टली नहीं आया, इसके पहले आया क्या आपका सेलुलर टर्म, क्या आया सेलुलर, ठीक है। सेलुला एक लैटिन टर्म है, सेलुला एक लैटिन टर्म है, और ये जो सेलुला है लैटिन टर्म, इसी को हम बाद में हमने क्या बोला, सेल बोला, और इसकी मीनिंग जो होती है सेलुला की वो है अ लिटिल रूम। वैसे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा सेल मीन्स अ लिटिल रूम, ठीक है। बेटर ये होगा कि सेलुला मीन्स अ लिटिल रूम, क्योंकि सेलुला से सेल बनाया गया और सेल की जो मीनिंग है वो क्या है आपका अ लिटिल रूम, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट है रॉबर्ट हुक ने किया था, कब किया था, 1665 में, अपने ही बनाए हुए एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, ठीक है। और फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया। एक प्रॉब्लम थी इनकी स्टडी में, वो प्रॉब्लम ये थी कि इनको सिर्फ अपने स्टडी में इनको ये मिला जो सेल का जो बाउंड्री है, जो वॉल, वो सिर्फ इनको मिला। सेल के अंदर का जो मटेरियल है ये इसमें क्या है, ये रॉबर्ट हुक की स्टडी में नहीं पता चला। ये सबसे बड़ा डीमेरिट था, ठीक है। मेरी जो ये स्टेटमेंट है इसमें ध्यान देना। इसमें रॉबर्ट हुक ने क्या देखा है कि सेल का एक बाउंड्री है, ठीक है, जिसको आप सेल वॉल बोलते हैं, लेकिन उस बाउंड्री के अंदर मतलब ये एरिया, ठीक है, इस एरिया में क्या है ये पता नहीं था, ये पता नहीं था, ठीक है। और ये पता भी कैसे होता है, क्योंकि जो उनका माइक्रोस्कोप था वो तो प्रिमिटिव था, सिंपल, मतलब कि उसमें जो है उसका मैग्नीफाइंग पावर या उसमें रेजोल्यूशन पावर परफेक्ट नहीं था, तो अंदर की चीज़ें नहीं दिख रही थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जो सैंपल लिया वो क्या था, डेड सैंपल था। कॉर्क क्या है, डेड सैंपल है, तो अंदर की चीज़ें ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी होंगी, बट ड्राई चीज़ें भी रॉबर्ट हुक को देखने को नहीं मिली, ठीक है। ड्राई जो अंदर का मटेरियल है वो भी रॉबर्ट हुक ने नहीं देखा, ठीक है। और एक्चुअली क्या था, वो नॉन लिविंग डेड सेल्स थे, तो अंदर तो हर चीज़, साइटोप्लाज्म, सब कुछ जो है, जितने भी फ्लूइड जो इन्वायरमेंट्स है वो सब कुछ ड्राई हो चुके होंगे, ठीक है। ये था डीमेरिट्स रॉबर्ट हुक का, ठीक है। और ये डीमेरिट्स इसलिए था क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है वो अच्छा नहीं था, ठीक है, और जो सैंपल था वो डेड सैंपल था। बाद में इस रॉबर्ट हुक के एक्सपेरिमेंट के बाद आया एक्सपेरिमेंट एंटोनी वॉन लीवनहॉक का। एंटोनी वॉन, जो अभी आज स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, लीवनहॉक्स माइक्रोस्कोप आज बताया ना मैंने, वही लीवनहॉक्स माइक्रोस्कोप जिसने बनाया वो कौन था, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। एंटोनी वॉन लीवनहॉक, ठीक है। ये इनका जो कंप्लीट नेम है एंटोनी फिलिप्स वॉन लीवनहॉक है, और इन्होंने भी अपना सेल्फ एक माइक्रोस्कोप बनाया, और उस माइक्रोस्कोप से जो है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा। और वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से लिया, एक पॉन्ड लिया, एक पॉन्ड में से एक सैंपल लिया, एक पॉन्ड से एक सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद उस सैंपल में एक सैंपल से एक ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने के बाद से अपने ही माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसमें क्या दिखा, बैक्टीरिया दिखे, क्या दिखे, बैक्टीरिया दिखे, और बैक्टीरिया में मूवमेंट्स दिखा, क्या दिखा, बैक्टीरिया में मूवमेंट्स। और आपको पता है कि मूवमेंट्स या लोकोमोशन ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, एनिमल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, एनिमल की प्रॉपर्टी होती है। और इसलिए उस जो बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम जो है एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने क्या बोला, एनिमलकुलस, क्या बोला, एनिमलकुलस बोला, ठीक है, एनिमलकुलस बोला, ठीक है। मतलब कि एनिमल के जैसा जिसके अंदर मूवमेंट हो, लोकोमोशन हो, ठीक है। उस वो माइक्रोस्कोप से देखा, किसने देखा, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने देखा, और उसका नेम क्या दिया, एनिमलकुलस, ठीक है। ये एनिमलकुलस कहाँ पे देखा, आपके उस जो पाउंड वाटर से जो सैंपल लिया था,
1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप जो भी सैंपल लिखा था, उस सैंपल के अंदर जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया मूव कर रहा था। तो मूवमेंट और लोकोमोशन की वजह से जो है उसको एनिमल से कंपेयर किया गया, और एनिमल से कंपेयर करने के बाद उसको एक नेम दिया गया एनिमल पुलस। ठीक है, ये आपका लीवनहॉक का पूरा स्टोरी हो गया। लीवनहॉक ने यहाँ तक ही स्टडी नहीं किया, इसके बाद बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सैंपल्स लेकर उसमें भी लिविंग सेल्स का स्पेशली स्टडी किया, लाइक स्पर्म की स्टडी किया, और भी बहुत सारे सेल्स की स्टडी किया। ठीक है, तो आज डियर स्टूडेंट, तो आज यहीं पे मैं लेक्चर एंड करता हूँ। आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास है और इतना आपके लिए काफ़ी है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फीडबैक देंगे, ठीक है, और रिप्लाई करेंगे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। क्योंकि जो वीडियो बनाया गया है वो वीडियो तो मैंने अपने अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग जो है परफेक्ट बनाया है, बट आपके कुछ क्वेरीज होते हैं क्योंकि आपके बेसिक्स या आपके सुनने में या आपके जो भी प्रॉब्लम हो, वो आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगे तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, और फिर फर्दर जो है हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।